जय हिंद दोस्तों, राम जी राम। स्वागत है आपका एनवीरा ऑनलाइन स्कूल में। दोस्तों मैं प्रेम नैनीवाल और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का पार्ट 10 कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। दोस्तों अब तक जो 9 पार्ट हुए उसमें हमने गाउस के नियम को जाना कि गाउस का नियम क्या है और गाउस के नियम के काफी सारे अनुप्रयोग भी हमने पढ़े हैं। दोस्तों गाउस का जो अनुप्रयोग है, नियम का अनुप्रयोग और छठवां जो अनुप्रयोग है वो हमारे चल रहा था और उसकी 2 स्थितियां हमने देखी है और आज हम करने जा रहे हैं उसकी स्थिति नंबर 3 क्या है? यदि बिंदु P अचालक गोले के भीतर स्थित हो, बिंदु P जो है वो यदि अचालक गोले के, जो अचालक गोला हमने लिया था, कल्पना जिसकी की थी, उसके भीतर यदि स्थित है तो उसके कारण किसी बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, गोले के कारण बिंदु P पर तीव्रता कितनी होगी, तो वो बातचीत हम कर रहे थे। दोस्तों अब तक हमने क्या देखा, यहाँ पे गोले का मतलब है अचालक गोला और यदि ये गोला चालक होता तो स्थिति कुछ ऐसी होती कि इस गोले के भीतर जितना भी आवेश दिया जाता ये आवेश लौट करके उसकी सतह पर चला जाता। किसी भी चालक गोले को दिया गया समस्त आवेश उसकी सतह पर उपस्थित हो जाता है आपस में प्रतिकर्षित होके, और ऐसा हो पाता है प्रतिकर्षण के कारण। अब दोस्तों भीतर आवेश नहीं रहता क्योंकि ये सतह पर चला जाता है, भीतर आवेश शून्य हो जाता है। और सतह पर आवेश हो, किसी गोले के सतह पर आवेश हो या गोलीय कोश हो, दोनों स्थितियां बराबर है। तो जब आवेश इसकी सतह पर आ जाएगा तो ये तो गोलीय कोश बन जाएगा, इसलिए इसकी सारी जो स्थितियां हैं वो गोलीय कोश जैसी ही होगी। इसलिए इसको हमने अलग से नहीं समझा था, बल्कि इसके लिए यह कह दिया कि आवेश सतह पर उपस्थित हो जाने के कारण ये गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है और इसकी सारी स्थितियां गोलीय कोश जैसी होगी। उसके बाद हमने अचालक गोले को लिया है। अब अचालक गोला है तो क्या ये आवेश जो अंदर दिया जाता है वो सतह पर जाता? बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि वो चालक नहीं है, उसमें आवेश नहीं चल सकता। इसलिए भीतर दिया गया आवेश भीतर ही रहेगा। ये बात मैं कर रहा हूं अचालक गोले के लिए। और अब इसके कारण यानी भीतर वाले इस आवेश के कारण इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर हमें तीव्रता की गणना करनी है। तो इसके लिए हमने ये कहा है स्थिति नंबर 1 में कि यदि ये बिंदु यानी बिंदु P इस गोले से, अचालक गोले से बाहर हो तो तीव्रता कितनी होगी, और हमने निकाला है किसका मान, E आउट का मान। और हमें पता चला कि E आउट का मान Q/4πε0 और यहाँ पे स्मॉल r का स्क्वायर था। और फिर हमने ये जाना कि बिंदु P यदि सतह पर उपस्थित हो तो क्या होगा, यानी E सरफेस जो है वो कितना होगा। दोस्तों फर्क सिर्फ इतना था, 4πε0 r स्क्वायर, स्मॉल r की जगह कैपिटल R ले रहे थे। और अब बारी है कि हम इस बिंदु को इस गोलीय कोश के भीतर, अचालक गोले के भीतर रखें। तो भीतर रखने के बाद जो स्थिति बचेगी यानी E इन जो होगा वो आखिरकार क्या होगा। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि यदि बिंदु P अचालक गोले के भीतर स्थित हो यानी उसके अंदर स्थित हो, तो देखते हैं इसको हम अंदर लेके देखते हैं एक बार कि ये कैसे होगा। तो दोस्तों ये मैंने यहां से मिटा दिया और आपसे कह दिया कि ये बिंदु P कहाँ है, सतह पर नहीं है बल्कि ये बिंदु P अंदर है। और मान लेते हैं कि ये जो गोला है, इस गोले की यहां से यहां तक यानी त्रिज्या, और वो त्रिज्या कैपिटल R है, और इस दूरी को तो हम R यानी स्मॉल r मानते आए हैं। और इसका केंद्र जो है वो O, ये केंद्र है। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसके लिए तीव्रता क्या होगी या फिर कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बात है दोस्तों कि R त्रिज्या का एक गोला हमने मान लिया है और जिससे स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P उपस्थित है, गोले के भीतर ही उपस्थित है। और पृष्ठ आवेश घनत्व की जहां तक बात है तो ये गोला है, इसलिए यहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व नहीं बल्कि आयतन आवेश घनत्व होगा, जिसे हम रो के द्वारा दर्शाते हैं। तो बस वही लिखेंगे कि माना R त्रिज्या का एक अचालक गोला, R त्रिज्या का एक अचालक गोला जिसका आयतन आवेश घनत्व, जिसका आयतन आवेश घनत्व
रो है। ये हमने मान लिया कि जिसका आयतन आवेश घनत्व क्या है, रो है। इसको कुछ आवेश भी दिया गया होगा, तो एकांक आयतन में उपस्थित आवेश यानी उसका आयतन आवेश घनत्व मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश, और इसी आवेश को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं रो यानी आयतन आवेश घनत्व। और इसका फॉर्मूला होता है आवेश बटे आयतन। यदि रेखीय आवेश घनत्व होता तो आवेश बटे लंबाई होता, यदि पृष्ठ आवेश घनत्व होता तो आवेश बटे क्षेत्रफल होता। यहाँ आयतन आवेश घनत्व है इसलिए आवेश बटे आयतन होगा। अब देखिएगा कि आयतन की बात हो रही है तो गोले का आयतन यही लेके चलेंगे हम, इस संपूर्ण गोले का आयतन। और संपूर्ण गोले का आयतन हमें पता है 4/3 पाई, और गोले की त्रिज्या कैपिटल आर है तो यहाँ कैपिटल आर लेना है और उसका क्यूब होगा। तो बस ये स्थिति है, इसके लिए इसे हम थोड़ा सुरक्षित कर देते हैं और कह देते हैं कि ये समीकरण ए है। आगे बढ़ते हैं और हमें पता है कि भाई बिंदु P पर तीव्रता हमें चाहिए, तो हमें बंद गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करनी पड़ेगी। और वो बंद गाउसीय पृष्ठ में मान लेता हूं कि यहां है। बंद गाउसीय पृष्ठ मानने के लिए शर्त भी है कि ये बिंदु P उसकी सतह पर उपस्थित हो। तो बिंदु P को देख लीजिएगा, मैंने बराबर इसको सतह पर रखा है और सतह पर रखते हुए एक बंद गाउसीय पृष्ठ को इस तरीके से मान लिया है। अब ये बंद गाउसीय पृष्ठ जो है, यहां से इसकी त्रिज्या स्मॉल r है। यदि इस पर समस्त आवेश की, कुल आवेश की गणना हमें करनी है तो हम किस प्रकार से करेंगे दोस्तों? चाहिए भी यही, क्या चाहिए कि सबसे पहले तो हम कुल आवेश निकालें और उस कुल आवेश की सहायता से हम गाउस का नियम लगाएं और वहां पर फाई यानी कि फ्लक्स को कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले फाई का मान निकालना होता है और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो है फ्लक्स की परिभाषा से E.ds और उसमें मान रखकर फिर हमारे पास ये तीव्रता का मान होता है। तो यही करने वाले हैं और लिखते हैं कि माना बिंदु O को केंद्र मानते हुए, बिंदु O को केंद्र मानते हुए R त्रिज्या के एक बंद गाउसीय पृष्ठ, R त्रिज्या के एक बंद गाउसीय पृष्ठ, गाउसीय पृष्ठ पर विचार करते हैं, बंद गाउसीय पृष्ठ पर विचार करते हैं। अतः इस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, इस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश, दोस्तों पूरे संपूर्ण पृष्ठ पर उपस्थित आवेश यानी कुल आवेश की गणना करनी है, वो कितना होगा। अब देखिएगा, आपको पता है कि रो को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एकांक आयतन में उपस्थित आवेश लिखा है। ये इसलिए लिखा है कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश यदि इतना है तो इस संपूर्ण आयतन में उपस्थित आवेश कितना होगा। एक पेन का मूल्य 5 रुपए, तो 5 पेन का मूल्य कितना होगा, यानी 25 रुपए। ठीक उसी कॉन्सेप्ट पे मैंने रखा है कि यदि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश रो है, एकांक आयतन में रो, तो इस पूरे आयतन के लिए कितना होगा, तो रो इंटू ये आयतन, तो ये मैंने रो रखा, और इसका आयतन यानी बंद गाउसीय पृष्ठ का आयतन, और वो हम लेके चलेंगे 4/3 पाई r, चूंकि छोटा है इसकी त्रिज्या r³ है तो इसलिए मैंने स्मॉल r लिया। अब ये यहां अगर रो का मान रखें तो आपको पता है कि सिग्मा q इज इक्वल टू रो का मान q अपॉन 4/3 और साथ में है पाई और कैपिटल r³। अब ध्यान रखें कैपिटल और स्मॉल का, यहां दोनों ही r है तो ये r³। अब देखें 4/3 पाई और 4/3 पाई ये आपस में कैंसल, तो हमारे पास यहाँ सिग्मा क्यू यानी टोटल आवेश का जो मान मिला है वो एक तो क्यू है और दूसरा ऊपर अगर हम देखें तो r³ और नीचे ये कैपिटल r³ ये बच रखा है। तो ये दोस्तों कुल आवेश का मान है। यदि कुल आवेश के मान को गाउस के नियम के अनुसार देखा जाए तो रखें यहां पर कि गाउस के नियम से, गाउस के नियम से, और गाउस का नियम क्या कहता है, ये कहता है कि फाई इज इक्वल टू कुल आवेश बट्टे एप्सिलॉन 0, कुल आवेश बट्टे एप्सिलॉन नॉट। तो ये स्थिति है।
अब आप यहाँ रखें कि फाई इज इक्वल टू, तब क्या बनेगा, एक तो है क्यूब अपॉन क्या हो जाएगा एप्सिलॉन 0 और आर क्यूब बट्टे आर क्यूब, तो ये स्थिति बनेगी और इसे हम कह देते हैं अपना समीकरण नंबर 1। तो ये समीकरण 1 यहां से बनाया, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन आप ध्यान दें यहाँ पर कुल आवेश की गणना मैंने जरा अलग से की है। कैसे कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेश इतना, तो इस संपूर्ण आयतन में इतना इंटू रो हो जाएगा। तो टोटल हमने ये कुल आवेश निकाला और कुल आवेश का मान मैंने यहाँ पर फाई के फॉर्मूले में रखा, यानी गाउस के नियम के अनुसार उसकी गणना की। अब आप देखें कि आगे कैसे, फ्लक्स की परिभाषा से, और फ्लक्स की परिभाषा ये बताती है कि हम इसे E डॉट ds के इक्वल करें, तो आप लिखें, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि फाई जो है वो समाकलन E डॉट ds होता है, समाकलन E डॉट ds। हम E डॉट ds यहाँ पे अल्पांश का क्षेत्रफल है, जिस अल्पांश की हम बार बार यहाँ पे क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये कह दूं कि संपूर्ण पृष्ठ में से जो निर्गत फ्लक्स है, इस पूरे गॉसिय पृष्ठ में से, यानी सभी दिशाओं में जो बल रेखाएं निकलती है, जो कुल फ्लक्स है, वो फ्लक्स निकालने के लिए हम इस अल्पांश का क्षेत्रफल मान के चलते हैं। अक्सर ये पूरी फिजिक्स में यहाँ पर अब तक हमने यही किया है कि ds, और यहाँ पर तीव्रता, और दोनों का हम क्या करते हैं दोस्तों, समाकलन करते हैं। तो वो बात होती है इस संपूर्ण गाउसीय पृष्ठ के लिए, यानी संपूर्ण बंद गाउसीय पृष्ठ जिसकी आप कल्पना करते हो उसके लिए। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस ds से कितना फ्लक्स जो है गुजरेगा, जो निर्गत फ्लक्स है उसके लिए। अब एक बात और यहाँ पे कि अगर हम इस ds क्षेत्रफल की दिशा को देखें, यानी ds की दिशा, ये जो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल मैंने ds माना है दोस्तों, क्षेत्रफल की दिशा हमेशा ही क्षेत्रफल के लंबवत होती है, यानी इस अल्पांश के क्षेत्रफल की दिशा ये होगी। साथ ही यहां से जो बल रेखाएं निकल रही है, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, उनकी दिशा देखें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, तो वो भी यही है, यानी दोनों दिशाओं के मध्य कोण और वो 0 डिग्री बन रहा है। तो अब यहां देखें, हमारे पास यहाँ पे फाई E डॉट ds है, और यदि डॉट हटाया जाए तो eds cos थीटा, और cos हमारे पास कितने डिग्री है, 0 डिग्री। अब इसे रखें फाई, और समाकलन है, और E डॉट ds या EDS बचा है, डॉट जो कि हट चुका है, cos 0 का मान 1 हो जाएगा। अब आप ले लें इसको, फाई इज इक्वल टू E समाकलन से बार, क्योंकि वो कांस्टेंट है, और समाकलन ds आपके पास बचा। अब आप देखें कि ds यहाँ पे क्या है, ds यहाँ पे अल्पांश का क्षेत्रफल है, और इस अल्पांश के क्षेत्रफल को यदि पीछे समाकलन कर दिया जाए तो ये संपूर्ण बंद गाउसीय पृष्ठ के लिए है। अर्थात मेरा कहने का ये मतलब हुआ कि ds जो है वो 4 पाई r स्क्वायर होगा। यहाँ r स्मॉल इसलिए लिया है क्योंकि इस बंद गाउसीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो कैपिटल नहीं बल्कि स्मॉल वाला r है। तो आप यहाँ पे ऐसा कीजिए। अब देखें, फाई इज इक्वल टू E है, और हमारे पास 4 पाई r स्क्वायर ये एक्स्ट्रा बचा है, और इसे हम सुरक्षित रख देंगे और कह देंगे कि ये समीकरण नंबर 2 है। अब वापस वही कॉन्सेप्ट जो हम बार बार करते आए हैं कि समीकरण 1 व 2 से, तो यहां मैं रेड इंक से लिख रहा हूं, आप देखें, समीकरण 1 व 2 से ध्यान दीजिएगा, ये इसके बाद वाली इक्वेशन है यहां पर। तो समीकरण 1 व 2 से, और समीकरण 1 हमारे पास पड़ी है और 2 भी, तो आप देखें इसको, E इज इक्वल टू ये 4 पाई r स्क्वायर, और उसके बाद समीकरण 2 यानी Q अपॉन एप्सिलॉन 0 और r क्यूब बट्टे कैपिटल R क्यूब, ये होगा। अब इन दोनों को इक्वल करें तो r का स्क्वायर इधर है, r के स्क्वायर से स्क्वायर तो चला जाएगा, एक r यहाँ पे बच रखा है, और E इसको आप देखें Q है, और 4 पाई आपके पास यहाँ बचा हुआ है, एप्सिलॉन 0 भी है, और साथ में ऊपर एक स्मॉल r और नीचे r क्यूब। अब यही जो समीकरण है दोस्तों, वो समीकरण है आपके तीव्रता के लिए।
अक्सर हम देखा करते हैं कि क्यू अपॉन 4πε0 और आर का स्क्वायर हमें मिलता है। हमने देखा है सतह के लिए और आउट यानी कि इस गोले से बाहर जो तीव्रता होगी वो कितनी होगी, लेकिन जहां तक इस ए की बात है ये इन है यानी अंदर तीव्रता है, भीतर तीव्रता है, और इसके लिए ये एक आर एक्स्ट्रा है। तो आप देखते तुरंत इस समीकरण को समझ जाएंगे कि ये इनके लिए है यानी भीतर तीव्रता के लिए समीकरण है। अब यदि इस समीकरण को सदिश रूप में लिखा जाए जैसा कि हम सबके लिए करते हैं, तो सदिश रूप में लिखें आप इसे सदिश रूप में, तो ई सदिश ई इन लिखे या ई अंदर लिखे, दोनों बात एक ही है। 4πε0 और आर मॉडुलस क्यूब, और आपके पास बचेगा क्या, एक आर एक्स्ट्रा। तो आप इस आर को इधर लिख दीजिएगा आर के या आर सदिश के रूप में। तो ये इसका सदिश रूप में लिखना हो गया। और उसके बाद अब आवेश घनत्व के रूप में यदि इसे लिखा जाए, क्योंकि ये भी समीकरण काम का है, तो हम इसे भी लिख लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार और फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब है, और यहां से अगर इसको बदल दिया जाए और मान निकाला जाए क्यू का, तो पक्षांतर के द्वारा आप निकाल सकते हैं क्यू, और ये हो जाएगा रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, ये मिलेगा। अब ये आवेश का मान है यहां, और यदि हम आवेश के मान को यहां रखें तो क्या होगा, अब पहले लिख लीजिएगा कि आयतन आवेश घनत्व के रूप में, क्योंकि यहां गोले का आयतन है इसलिए आयतन आवेश घनत्व के रूप में। तो Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, और ये मान जब हम रखेंगे इसमें यानी कि ई इन वाले समीकरण में, तो जो तीव्रता है आवेश घनत्व के रूप में जो तीव्रता है वो हमें किस प्रकार से मिलेगी। दोस्तों मैंने ये रख दिया कि रो 4/3 पाई आर क्यूब बटे, ये तो क्यू का मान हो गया, और हमें पता है कि एक आर यहाँ पे एक्स्ट्रा है, जरूर लिखे इसे, नहीं तो पुनः वापस वाली समीकरण मिल जाएगी। 4πε0 और क्या है आपके पास 4πε0 आर मॉडुलस क्यूब है, मॉडुलस तो सदिश रूप में है, सिंपल सा लिखे आर क्यूब। यहाँ 4π से 4π कैंसिल हो जाना है, और आर क्यूब से आर क्यूब भी कैंसिल हो जाना है। तो ई इन यानी भीतर जो तीव्रता आपको मिलने वाली है वो केवल और केवल यहाँ बचा है रो, और 3 बचा है ε0 भी है, 3ε0 और आर। तो भीतर जो तीव्रता का मान है यानी ई इन, उसे यदि आयतन आवेश घनत्व के रूप में दर्शाया गया तो समीकरण कुछ इस प्रकार से होगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों यदि बिंदु P गोले के बाहर स्थित हो तो उसके लिए हमने देखा, और यदि वो बाहर नहीं है और न ही अंदर है, वो सतह पर है, तो उसके लिए ई सरफेस का मान हमने निकाला। और ये जो लास्ट स्थिति है यानी स्थिति नंबर 3, तो इसमें हमने अचालक गोले के भीतर उसे रखा और हमने देखा कि उसका जो मान है वो इतना प्राप्त होता है। साथ ही इसे यदि सदिश रूप में लिखा गया तो ये यहाँ पे आर सदिश है, आर के हमने नहीं लिया, और आर मॉडुलस क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इसको आयतन आवेश घनत्व के रूप में दर्शाया गया तो हमें ये मिला। अब दोस्तों याद कीजिए, जब इस अचालक गोले के लिए हमने किया था आउट के लिए समीकरण, तो वो हमें क्या मिला था। अब आप देखें यहां मैं तीनों समीकरणों को वापस से एक बार लिख रहा हूं। सबसे पहले बाहर तीव्रता आपने निकाली, और उस तीव्रता का मान हमारे पास Q अपॉन 4πε0 आर का स्क्वायर, यहाँ स्मॉल आर था, और दूसरा हमने निकाला ई सरफेस यानी सतह पर जो तीव्रता है, और वो तीव्रता मिली थी हमें Q अपॉन 4πε0 कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक। और उसके बाद अंतिम स्थिति यानी ई इन की, और उसे हमने निकाला जो कि आपके सामने पड़ा, यानी Q अपॉन 4πε0 है हमारे पास, और आर क्यूब भी है और साथ में आर भी है। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे कह दिया। अब देखिएगा
यहाँ पर ये जो तीव्रता है दोस्तों आर स्क्वायर के यानी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो यहाँ से हमें एक और बात पता चल रही है कि आखिरकार तीव्रता और दूरी में क्या संबंध है, और उस संबंध के आधार पर हम इसका ग्राफीय निरूपण भी कर सकते हैं। यानी तीव्रता और दूरी के बीच यदि ग्राफ बनाया गया तो हमें पता चलेगा कि कहाँ तीव्रता का मान बढ़ता है और कहाँ तीव्रता का मान घटता है। आप देखिए सबसे पहले वाली समीकरण में, इस समीकरण के द्वारा हमें ये पता चलता है कि ई आउट जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, आर के वर्ग के। और यहां हमें पता चलता है कि r इज इक्वल टू आर है, बिल्कुल r बराबर r वाली स्थिति में आपको बता रहा हूं, या फिर r के स्क्वायर के, यहाँ पर कैपिटल R हो रहा है तो कैपिटल R के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। और साथ ही तीसरी और अंतिम स्थिति जिसे आप देख रहे हैं कि यहाँ r के समानुपाती है। अब ये बिल्कुल नया ही है हमारे लिए, इनको हमने कैसे देखा कि ये बिल्कुल यानी दूरी के समानुपाती है, ये हमें यहाँ पे नया मिलता है। अब यदि दूरी और तीव्रता के बीच ग्राफ बनाया जाए तो तीव्रता व दूरी के मध्य जो आरेख आपको मिलेगा वो आरेख कैसा होगा। ये y अक्ष पे मैंने दर्शा दिया किसको, आप देख रहे हैं तीव्रता को, और इस x अक्ष पे मैंने दर्शा दिया है दूरी को यानी r को। दूरी कौन सी वाली, बिल्कुल वही दूरी O से P तक की है ना, स्मॉल r जिसे हमने माना था, यहाँ इसका बिंदु O। अब आप देखें कि r जब r के बराबर था यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो ये स्थिति मैक्सिमम की थी। मैं इसे यहाँ रखता हूं कि r बराबर है r के। और इससे पहले जब हमने गोलीय कौश लिया था तो वहां पर भी हमने देखा कि ये बात थी, यहाँ स्थिति अधिकतम है और ये बिंदु भी मैंने दर्शा दिया, यहाँ r बराबर है r के। और उसके बाद यदि बात की जाए इनकी यानी ई इन जो बेहतर तीव्रता है उसके लिए, तो ये r के समानुपाती है, यानी r बढ़ने के साथ तीव्रता बढ़ेगी। तो यहाँ हम इस रूप में दर्शाते हैं भाई, जब समानुपाती हो तो इसे हम सरल रेखा के रूप में लिखते हैं। तो ये, और ये स्थिति में यहाँ पे लिख भी रहा हूं कि ई इन के लिए है और ई इन समानुपाती है किसके, r के, और ये यहाँ पे मैक्सिमम भी है। और उसके बाद अब बचा कौन, ये हो गया मतलब ये बचा ई आउट की बात की जानी है, और ई आउट जो है वो r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, और इसलिए ये तीव्रता यहाँ पे घटती हुई मिलेगी। तो ये स्थिति अंतिम आप इसे लिख दें कि ई आउट जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1/r स्क्वायर के। ठीक, तो यहाँ ई आउट ऐसे मिला है, ई इन की बात हमने की है, और r जब r के बराबर था यानी सरफेस के लिए, तो इस प्रकार से ग्राफ को बनाया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए r क्यूब के यानी बड़ा वाला जो r है कैपिटल R, इससे हमें कोई खास लेना देना नहीं है। हम बात कर रहे हैं कि बिंदु P के अंदर से कितना दूर है, यदि दूरी बढ़ाई जाए तो क्या तीव्रता घटेगी या तीव्रता बढ़ेगी, हमारा टॉपिक वो है। तो हम केवल और केवल स्मॉल r की यहाँ पे बात करते हैं। और अब तक आपने देखा भी है कि यहाँ तीव्रता क्या करती है भैया, दूरी बढ़ने के साथ बढ़ती है। ये जो तीव्रता है ई इन, दूरी बढ़ने के साथ ये तीव्रता बढ़ेगी और यहाँ पर इक्वल रहेगी बिल्कुल, और यहाँ क्या होगा, ई आउट यानी कि वो दूरी बढ़ने के साथ तीव्रता घटेगी। तो ये स्थिति है और ये इसकी अंतिम स्थिति भी है दोस्तों। साथ ही ये जो गाउस के नियम का अनुप्रयोग है लास्ट हुआ है, तो तीसरा अनुप्रयोग, और इसके साथ ये हमारा अचालक गोला भी यहाँ पे खत्म हुआ। और मैंने कहा कि अनुप्रयोग ये लास्ट था, यानी इससे पहले के 5 अनुप्रयोग और 5 में से एक अनुप्रयोग तो बिल्कुल ये आपने देखा कि गोला है चालक गोला, और चालक गोले के लिए तो स्थितियां गोलीय कोश जैसी होगी। कहने का मतलब वो ज्यादा हमें याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो सारे फॉर्मूले सेम है। अब यदि कोई आवेशित चालक है तो आवेशित चालक की सतह पर, भाई बार बार हम सतह के लिए तीव्रता ज्ञात करते आए हैं, लेकिन एक चालक गोले की सतह पर कितना बल लगेगा, है ना, सतह पर कितना बल लगेगा, तो वो बात हम निकालना चाह रहे हैं। तो अब हमारा जो नया टॉपिक है, आप लोग हेडिंग लगा ले मेरे साथ, चालक गोले की सतह पर बल।
चालक गोले की सतह पर बल कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम एक चालक गोला लेंगे और उस गोले के पृष्ठ पर आवेश होगा और एक समान रूप से भी होगा। तो ये कोई गोला है मेरे पास और इस गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित किया गया है। तो ये लिखेंगे कि माना एक चालक गोला जिसके पृष्ठ पर एक समान रूप से आवेश वितरित है। कितना आवेश है तो आप लिख दीजिए कि इस पर Q आवेश है। और यदि हमें एक यहाँ पे अल्पांश की कल्पना करनी है और उसके बाद वहां फिर आवेश घनत्व देखना है तो हम dq का फॉर्मूला सिग्मा ds लेके चलेंगे, जैसा हमने किया है आवेश घनत्व पढ़ते समय। अब आप देखें, सबसे पहले तो ये इस गोले के लिए केंद्र है और दूसरी बात, इस पर आवेश वितरित किया गया है और आवेश Q भी है और वो एक समान रूप से भी है। तो आप लिखें कि माना एक चालक गोले पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, किया गया है। तो एक समान गोला और आवेश वितरित किया गया है। अब यहाँ पे अगर पृष्ठ आवेश घनत्व निकालें कि पृष्ठ आवेश घनत्व तो वो कितना होगा, यानी कहने का मतलब इसके एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश और वो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व होगा। दोस्तों, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा के द्वारा और वो बराबर होता है कुल आवेश के। भाई सिग्मा इज इक्वल टू हमारे पास कुल आवेश था और उसके बाद हमने क्या लिखा था, कुल क्षेत्रफल यानी ds। अब आप देखें कि dq यहाँ पे अल्पांश के लिए और ds भी यहाँ पर अल्पांश के लिए और ये सिग्मा, यहां से मैंने आपको ये कहा था कि dq का जो फॉर्मूला है वो सिग्मा ds होगा और इसे आपको सुरक्षित भी रखना है। अब ये सिग्मा ds देखिएगा, यदि हमें इस चालक की सतह पर जो बल लग रहा है उसकी गणना करनी है तो हम यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश मान लेंगे ऊपर की ओर। तो ये अल्पांश मान लेता हूं मैं और कुछ नाम भी हम इसका रख देते हैं जैसे कि a और b। सबसे पहले तो हम इस अल्पांश पर जो बल लगता है उसकी गणना करेंगे और फिर समाकलन के द्वारा हम इस संपूर्ण गोले की सतह पर जो बल लग रहा है, संपूर्ण चालक की सतह पर जो बल लग रहा है उसके लिए कर देंगे। तो दोस्तों, ये देखने के लिए यानी इस अल्पांश पर कितना बल लगता है ये ज्ञात करने के लिए मैं यहाँ पे दो बिंदुओं का चयन करता हूं और ऐसा मान के चलते हैं कि ये बिंदु इस गोले के अत्यंत निकट है। थोड़ा सा दूर आपको चित्र में जरूर दिखाई देगा, लेकिन आप ऐसा मान लेना कि ये बिंदु, जिसे मैं पहले बिंदु को कह रहा हूं P1 और दूसरा बिंदु है P2, P1 और P2, और वो P1 और P2 इस गोले के अत्यंत नजदीक है। कहा जा सकता है कि ये बिल्कुल सतह पर ही है या सतह से चिपके हुए है, ऐसा इनके लिए कहा जा सकता है। यानी इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी दोस्तों अत्यल्प हम लेके चलेंगे। अब ये भी मान लेंगे कि इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी, इस बिंदु पर तीव्रता होगी AB के कारण, उसे हमने E1 कह दिया, और इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण यानी AB इधर से लेंगे और इधर से लेंगे तो भी AB, कहने का मतलब मैं यहाँ पे एक बिंदु रख देता हूं C। अब आप कहोगे कि ACB, तो ACB के कारण जो तीव्रता होगी वो यहां पर कितनी मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। देखते हैं एक बार, तो लिखें ऐसे लिखें कि चालक गोले की सतह पर बल की गणना करने के लिए हम एक अल्पांश AB का चयन करते हैं। एक अल्पांश AB का चयन
चयन करते हैं तथा गोले की सतह से अत्यंत निकट अंदर व बाहर दो बिंदुओं P1 व P2 की कल्पना करते हैं। अब आप देखें कि P1 और P2 यहाँ बहुत ही ज्यादा नजदीक है। तो दोस्तों ये P1 और ये P2, P1 पर जो तीव्रता होगी वो 2 होगी, 2 तीव्रताएं होगी। किसके किसके कारण? सबसे पहले तो ये जो अल्पांश माना है आपने AB, इस AB के कारण P1 पर तीव्रता, और वो तीव्रता जिसे हमने E1 कह दिया, और इस AB के अलावा ये जो पृष्ठ बचा है यानी ACB, इसके कारण तीव्रता, और उस तीव्रता को हमने E2 नाम दे दिया। तो ये दोनों ही तीव्रता होगी। और अब बात बची है केवल बिंदु P2 के लिए, और P2 पर भी कितनी तीव्रताएं होंगी? 2 तीव्रताएं होंगी। किसके कारण? एक तो इस अल्पांश के कारण और दूसरा संपूर्ण पृष्ठ के कारण। तो अल्पांश के कारण तीव्रता होगी, उस तीव्रता की दिशा दोस्तों यहां होगी इस तरीके से। सबसे पहले आप इसके लिए देखें भाई, AB के कारण इस पर जो तीव्रता है वो तीव्रता ऊपर की ओर होगी। AB के कारण तो स्पष्ट बात है, यानी E1 की जो दिशा है वो पहली तीव्रता की दिशा वो ऊपर की ओर होगी। लेकिन आप कल्पना करें कि ACB के कारण इस बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी? भाई इस संपूर्ण पृष्ठ के कारण इस पर तीव्रता कितनी होगी? तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, ये अलग से मैं यहाँ पे गोला बना रहा हूं, और AB के अलावा जो इस पर आवेश है संपूर्ण पृष्ठ पर वो इस रूप में है। अब आप यहां अगर तीव्रता की दिशा देखना चाह रहे हैं यहां से यहां तक, यानी ACB के कारण, तो ये संपूर्ण आवेश यहाँ पे वितरित है और इसके कारण तीव्रता यानी कुछ ऐसे और कुछ ऐसे, मतलब परिणामी तीव्रता अगर आप निकालेंगे तो वो आपको कहां मिलेगी? ऊपर की ओर सीधी, है ना। तो अगर अपन E2 की बात कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर सीधी सी मिलेगी आपको, ये इस रूप में, और मैं लिख भी देता हूं कि ये E2 है ना। यानी इस बिंदु पर यानी P1 पर दोनों जो तीव्रताएं होंगी उनकी दिशा समान होगी, और जब दिशा समान होती है तो दोस्तों उनको जोड़ के उनका परिणामी निकाला जाता है। तो हम जोड़कर इसका परिणामी निकाल देंगे, यानी E1 प्लस E2 होगा। दूसरी बात, अब P2 के लिए आपने देखा कि AB के कारण जो तीव्रता है इसकी दिशा तो नीचे की ओर होगी क्योंकि लंबवत होती है, तो ये बात। और यदि हम इन सब के कारण तीव्रता निकालना चाह रहे हैं, भाई अंदर ये बिंदु है आंतरिक सतह पर, मैंने कहा कि ये अत्यंत निकट है, तो एक तो बाह्य सतह और एक आंतरिक सतह के लिए है। तो आंतरिक सतह पर जो होगा वो वहां पर दिशा कैसे होगी? तो AB के कारण तो यहां होगी। दूसरी बात, इस संपूर्ण आवेश के कारण तीव्रता, और वो तीव्रता ऊपर की ओर होगी क्योंकि ये आवेश ज्यादातर दोस्तों नीचे है, और नीचे का आवेश है तो परिणामी अगर आप निकालेंगे तो दिशा आपको ऊपर मिलेगी। कहने का मतलब यहाँ E1 की दिशा नीचे की ओर, यानी AB के कारण तीव्रता की दिशा नीचे की ओर, और संपूर्ण पृष्ठ के कारण इस नीचे वाले बिंदु पर तीव्रता की दिशा यानी E2 की दिशा वो ऊपर की ओर। अब यहाँ जो परिणामी निकालेंगे वो इन दोनों को घटाकर निकालेंगे, तो ये दोनों ही कैलकुलेशन हमें करनी है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि तीव्रता E1 और E2 ये तीव्रता कैसे हम ज्ञात करने वाले हैं। सबसे पहले तो P1 पर जो तीव्रता है, यदि बिंदु P1 के लिए हम बात करें कि बिंदु P1 पर तीव्रता, तो वो 2 तीव्रता है, और इसे यदि हम सतह पर मान ले, भाई ये बिल्कुल सतह के निकट है, यदि इस बिंदु को सतह पर कह दिया गया तो सतह पर स्थित बिंदु P पर तीव्रता का फॉर्मूला, और वो हमने पढ़ रखा है कि E सरफेस क्या होगा, और E सरफेस के लिए फॉर्मूला हमारे पास Q अपॉन 4πε0 कैपिटल R का स्क्वायर, ये हमें मिला था, कैपिटल R का स्क्वायर। अब चाहे तो इसे हम लोग सिग्मा के फॉर्म में लिख सकते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व जो है उसके पदों में, तो अगर उसके पदों में लिखें तो तीव्रता जो होगी वो सिग्मा अपॉन क्या होगी? ε0 होगी। यानी इस P1 पर जो तीव्रता है, P1 पर तीव्रता है, इसलिए मैं इस तीव्रता को ऐसा कह देता हूं कि E P1
EP1 और ये हमारे पास कितनी मिलेगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, ये EP1 है। अगर हम बिंदु P के लिए देखें, बिंदु P2 पर तीव्रता, और हमें पता है कि किसी भी गोले की आंतरिक सतह पर या भीतर जो तीव्रता का मान होता है वो हमेशा ही शून्य होता है। कहने का मतलब EP2 जो मिलेगा वो हमें शून्य मिलेगा। तो यहाँ ये और ये हमें प्राप्त हुए हैं। अब क्या करें अपन कि इस P1 पर जो दोनों तीव्रताएं हैं उनकी गणना करें और P2 पर भी जो दोनों तीव्रताएं हैं उनकी गणना करें। तो लिखें कि माना, यहां लिख देता हूं मैं ये चित्र, अब कोई हमारे काम का नहीं है। लिखें कि माना बिंदु P1 पर AB के कारण, या लिखें कि अल्पांश AB के कारण, अल्पांश AB के कारण तीव्रता, अल्पांश AB के कारण तीव्रता E1 व शेष क्षेत्रफल, क्या है शेष क्षेत्रफल, यहां से ACB, तो ACB के कारण तीव्रता कितनी है, A2 है। इसके कारण तीव्रता A2 है। तथा बिंदु P2 के लिए AB के कारण तीव्रता कितनी है, E1 व ACB के कारण तीव्रता कितनी है, E2 है। ठीक है। अतः P1 व P2 के लिए अलग अलग परिणामी तीव्रताएं या परिणामी तीव्रता। तो सबसे पहले हमारे पास मिला है कि EP1 इतना और EP2 इतना, ये तो हमें पता है। लेकिन यदि हम इस P1 के लिए करें तो P1 के लिए जो टोटल तीव्रता है यानी EP1 का जो मान है वो परिणामी जोड़ के इसलिए निकालेंगे क्योंकि दोनों समान दिशा में है। इसका उल्टा यदि हमें दूसरे के लिए चाहिए, ये तो बात थी P1 के लिए, अगर हमें P2 के लिए चाहिए, यहाँ लिख देता हूं P1 के लिए और P2 के लिए, तो ये चाहिए, तो ये EP2 है। और हमें पता है कि EP2 निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें पता है EP2 शून्य है, लेकिन E2 माइनस E1 करे या E1 माइनस E2 करे, दोनों स्थितियां बराबर है। तो सीधा सा हम कर लेते हैं कि E1 माइनस E2। अब यदि ये किया गया तो हमें पता है कि यहाँ EP1 ये इन दोनों के बराबर है और यहाँ EP1 का मान तो हमारे पास पड़ा है यानी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है। तो इन दोनों का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 रख दें। आप इससे पहले इसकी गणना कर लें, यानी E1 प्लस E2 जो होगा वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होगा, और इसे मैं समीकरण नंबर 1 भी कह दूंगा। यदि यही गणना आपको P2 के लिए करनी है तो P2 के लिए क्या करेंगे, EP2 इज इक्वल टू, हमें पता है कि क्या होगा, E1 माइनस E2, और आप देखें कि EP2 कितना है, शून्य है, तो यहाँ EP2 की जगह शून्य रख दे, तो शून्य इज इक्वल टू E1 माइनस E2। कहने का मतलब E1 बराबर है किसके, E2 के, E1 E2 के बराबर है। इसे मैं कह देता हूं समीकरण नंबर 2। यदि आप दोनों समीकरणों की तुलना करते हैं तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, अब 1 व 2 आपके पास क्या है, देखें कि E1 प्लस E2 बराबर है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। अब हमें पता है कि E1 और E2 दोनों बराबर है, तो यदि E1 की जगह भी मैं E2 ले लेता हूं तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के तुल्य है। कहने का मतलब 2E2 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। यदि यहाँ पे E2 निकाला जाए तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, तो E2 का मान हमारे पास, यानी E2 रखें या दोनों की जगह E1 और E2 दोनों की जगह E रख दें, तो जो तीव्रता का मान है यानी E का मान है परिणामी, या सतह पर जो परिणामी तीव्रता है वो आपको सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 के बराबर होगी। ये इसलिए होगी
हमें पता था कि पहले से वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है। यदि इस बिंदु को सतह पर माना जाए तो सतह पर माने तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 है, लेकिन यहाँ पर दो हमने अलग अलग बिंदु सतह के अत्यंत निकट माने और फिर हमने देखा तो हमें तीव्रता का जो मान है वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 मिला। अब देखें कि यदि हमें बल चाहिए, बल के लिए हम इसकी गणना करें तो कैसे होगा, तो यहां मैं लिख देता हूं, अतः सतह पर बल, अतः चालक की सतह पर बल, आप पूरा लिख देना, मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ, जगह मेरे पास कम है। तो चालक की सतह पर बल कितना होगा, और आपको पता है बल F इज इक्वल टू क्यू ई, यानी अगर हम तीव्रता के पदों में निकालें तो बल F इज इक्वल टू क्यू ई, लेकिन ये संपूर्ण के लिए है दोस्तों। अगर अल्पांश की बात की जाए तो ये अल्पांश के लिए बल F इज इक्वल टू डी एफ के बराबर होगा और आवेश क्या होगा, डी क्यू। और हमारे पास ई लेवे या E2 लेवे, E2 की सतह पर बल या E की सतह पर बल ऐसे लिख लीजिएगा। तो E2 हमारे पास कितना है दोस्तों, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, ये बात। अब DQ यहाँ पे अल्पांश का आवेश, भाई अल्पांश हम जो AB ले रहे हैं, इस अल्पांश का आवेश जिसे हमने DQ कहा, और DF यानी अल्पांश पर लगने वाला बल। अब यदि ये अल्पांश पर बल न लेकर के मैं संपूर्ण चालक के लिए लेता हूं तो संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल, संपूर्ण चालक पर लगने वाला बल, और वो बल कितना होगा, तो उस बल को मैं इसका समाकलन कर देता हूं कि समाकलन डीएफ होगा। और वो समाकलन डीएफ, भाई पूरे पद का समाकलन कर लें तो डीएफ से हट करके क्या हो जाएगा, कुल बल यानी एफ हो जाएगा। आप समाकलन करें, क्या है, डीक्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर ये जो अल्प आवेश है यानी डीक्यू है, इसके लिए हमने देखा है कि वो सिग्मा डीएस के तुल्य है। तो कुल बल कैसे मिलेगा, हम यहाँ पे रख देंगे कि सिग्मा और डीएस, सिग्मा डीएस हो जाएगा हमारे पास, समाकलन वैसे का वैसे है, और फिर है हमारे पास सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0 यानी डीएस होगा, और आपके पास सिग्मा का स्क्वायर बचेगा, यानी मिटा देता हूं थोड़ा सा, और यहां से ये देखें कि सिग्मा का यहाँ पे स्क्वायर हो गया, बल F का मान हम निकालना चाह रहे हैं, समाकलन है और सिग्मा स्क्वायर है, उसके बाद आपके पास 2 एप्सिलॉन 0 और क्या है दोस्तों, ds है। ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए यानी बल का मान आपके पास हो रहा है। अब सिग्मा, अगर आप सिग्मा को देखो तो वो सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन 0 ऐसा आपने देखा है, और इसका पक्षांतर करके ये फॉर्मूला हम यहाँ पे काम में लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा कि बल F यानी लगने वाला बल जो है वो समाकलन ई एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर और बट्टे 2 एप्सिलॉन 0 और क्या बचेगा ds। 1 एप्सिलॉन 0 से 1 एप्सिलॉन 0 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 1 एप्सिलॉन 0 से 1 एप्सिलॉन 0 कैंसिल, तो क्या बचेगा, केवल तीव्रता बचेगी हमारे पास, और F इज इक्वल टू ई का स्क्वायर है, और ऊपर एक एप्सिलॉन 0 भी हमारे पास बच रखा है, और नीचे क्या है 2 और ds का ds, यानी लगने वाले बल का जो फॉर्मूला है वो हमें इस रूप में मिलेगा। दोस्तों e एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर या e स्क्वायर एप्सिलॉन 0 का स्क्वायर, एप्सिलॉन 0 से एप्सिलॉन 0 कैंसिल हुआ तो ये मिला, और समाकलन भी है, तो आप बल का मान निकालें, समाकलन है 1/2 है, और e स्क्वायर और एप्सिलॉन 0 ds, तो कुल जो सतह पर लगने वाला बल है वो बल आपको इतना प्राप्त होगा। अब आप देखें कि ये सारा का सारा मैटर समीकरण चूंकि बहुत लंबा हो गया है, कॉन्सेप्ट समझे इसका कि सबसे पहले हमने आवेश घनत्व यानी पृष्ठ आवेश घनत्व निकाला, और फिर हमने इन दोनों बिंदुओं की कल्पना की, और पहले बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता है और दूसरे बिंदु पर जो परिणामी तीव्रता है दोनों का मान हमने निकाला, और उसका मान हमने यानी बल के फॉर्मूले में बल F इज इक्वल टू क्यू ई जो तीव्रता के पदों में इसका फॉर्मूला है वहां हमने मान रखा, और अल्प आवेश फिर हमने समाकलन करके टोटल निकाला, और कुल निकालने के बाद ये सिग्मा इज इक्वल टू ई एप्सिलॉन 0 इसका पक्षांतरण करके यानी तीव्रता का जो फॉर्मूला है तीव्रता इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 पृष्ठ आवेश घनत्व बट्टे एप्सिलॉन 0, तो उसका पक्षांतरण करके इसको हमने काम में लिया, और उसके बाद टोटल जो बल है किसी चालक की सतह पर लगने वाला वो बल हमें प्राप्त हुआ। तो ये समीकरण है, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक था कि चालक गोले की सतह पर लगने वाला बल। तो आज के लिए इतना ही।
विदा लेना चाहेंगे आपसे। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और शानदार करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद।